9 अगस्त को पूरे विश्व भर में ट्राइबल दिवस मनाया जा रहा है, आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और आज हमारा जो राउंड अप का ये खास एपिसोड होगा वो आज ट्राइबल कम्युनिटीज़ की कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस पर होगा जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए इनसे बेहतर हमारे साथ कोई नहीं जुड़ सकता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरविंद नेताम जी की। कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं ये, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं ये, और इंदिरा गांधी कैबिनेट में इन्होंने सर्व किया है, और पीवी नरसिम्हा राव कैबिनेट में भी इन्होंने सर्व किया है। ट्राइबल कम्युनिटी के बहुत बड़े चेहरे हैं। आप सभी को स्वागत है सीजी राउंड अप के इस एपिसोड में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक और सीजी राउंड अप में। सर, आज आदिवासी दिवस है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे विश्व भर में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। सर, ऐसी कुछ कल्चरल चीज़ों के बारे में हमें बताइए जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। जैसे कि ट्राइबल कल्चर की अगर हम बात करें तो ट्राइबल कल्चर में जिस तरह की शादियां होती है उसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप उस पर ज़रा लाइट दे पाएँ कि ट्राइबल शादियां का जो तरीका होता है काफ़ी अनोखा होता है। वो क्या अनोखी प्रैक्टिसेस होती है ट्राइबल शादियों में? देखिए, एक तो सबसे पहले आज विश्व आदिवासी दिवस है, तो इसीलिए पूरे प्रदेश के सभी समाज को और देश के समाज को बधाई देना चाहता हूँ। और संयुक्त राष्ट्र संघ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम आज से करीब 30 साल पहले जी। ये घोषणा की है कि दुनिया में मनाया जाएगा जी। उससे, इस कार्यक्रम से, इस फंक्शन से समाज में, दुनिया के आदिवासी समाज में एक जागृति आई है। जी। और उसके पीछे था कि सबसे प्रताड़ित समाज होता था, तो उसी के भावनाओं को ध्यान में रख करके संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये घोषणा किया जी। और उससे असर हो रहा है। तो इसलिए एक बार फिर से बधाई। जी। आपने जो आदिवासी समाज की कुछ मूल बातों के बारे में कहा, तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि हमारी जो सामाजिक कानून है, जिसको कस्टमरी लॉ बोलते हैं, जी। ये बहुत स्ट्रांग है और हर चीज़ कस्टमरी लॉ से ही गवर्न होता है। जो शादी हो, मृत्यु हो, जन्म की हो, संस्कार हो, ये कस्टमरी लॉ से होते हैं और उसके सिवाय कोई दूसरी कानून से नहीं होता। जी। और कस्टमरी लॉ के होने से ही ये इस देश में अपने आप में यूनिक है। जी। क्योंकि और किसी दूसरे समाज से या किसी धर्म से उसका कोई मेल जोल होता नहीं। तो इसलिए जैसे आपने शादी की कहा, तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि हमारे में दहेज प्रथा नहीं है। जी। लड़की वाले को कम से कम खर्चा लगता है, लड़के वाले को 3/4 खर्चा लगता है। जी। डाइवोर्स के या तलाक के मामले में यानी लड़की को बहुत अधिकार है। जी। आज शादी और कल तलाक। वेस्टर्न कंट्रीज में तो कुछ दिन वेट करना पड़ता है ना, वेट करना पड़ता है। जी। हमारे समाज में चट मंगनी पट ब्याह, आज शादी कल तलाक, जब चाहे जब। और अपनी लाइफ टाइम में कितने बार भी तलाक दे सकती है, फिर से रीमैरी कर सकती है। ये यानी कई भी एडवांस सोसाइटी से भी ये महत्वपूर्ण सुविधा है या कस्टमरी लॉ के अंदर है कि तलाक के मामले में, डाउरी के मामले में दूसरा समाज बहुत परेशान रहता है। हमारा समाज इस मामले में लड़की हुआ तो खुशी होती है, माँ बाप को कम से कम ये है कि, और ऐसा महसूस करते हैं समाज में कि लड़की माँ बाप को बाद में भी सहारा देती है। तो एक अच्छा ये क्या, तो ये जो कस्टमरी लॉ के तहत तलाक हुआ, आपके ये जो दहेज हुआ, इसकी समस्या नहीं है। और आपकी मैरिज में लड़के वाले को नाग रखना पड़ता है लड़की वाले से। जी। हाँ, उसका अपर हैंड होता है लड़की वाले का। वो नखरा करता रहता है, हम अभी तैयार नहीं हैं, हम मंजूर नहीं हैं, अभी सोचेंगे, करेंगे, ये है वो है। तो सोचिए कि कितना अपर हैंड है लड़कियों के बारे में, स्त्रियों के बारे में हमारे समाज में। हाँ। उसी प्रकार की एक चीज़ जो नहीं दिया गया है, हाँ, वो है बाप के संपत्ति पे बेटी को अधिकार नहीं है। जी। उसके पीछे कारण है, हाँ, क्योंकि बेटी को या महिला को, स्त्री को तलाक का कई अधिकार है उनको जीवन में। हाँ। अगर बाप का संपत्ति पे अधिकार हो गया तो एक संपत्ति को लेकर के कितने जगह भागेगी, कितने जगह जाएगी। बिल्कुल। तो ये नियम है कस्टमरी लॉ में कि जिस कुल में शादी होगी
उस कुल के संपत्ति के साथ भी उसका अटैचमेंट होता उसका है। अटैचमेंट होगा। इसलिए ये नहीं कह सकते कि उसको कहीं भी डिबार किया जाता है, कि बिल्कुल वंचित किया जाता है, उसको संपत्ति पे कोई अधिकार, ऐसा नहीं कह सकते। तो कहीं ना कहीं उसको मिल जाता है, और ये बहुत बड़ी यानी है कि वो कोरिलेट होता है आपके तलाक के साथ में। सर, और आप लोग के फ्यूनरल राइट्स भी मैंने देखा है कि काफ़ी अलग होते हैं। कई जगहों पे ऐसा होता है कि क्रिमेट किया जाता है और कई जगहों पे बरियल होता है। देखिए, ये इतने सदियों से हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वो जो सनातनी धर्म है, उससे काफ़ी प्रभावित है। सेंट्रल इंडिया में मैं कह सकता हूँ कि आधा से ज़्यादा सेंट्रल इंडिया में सनातनी धर्म का प्रभाव है। तो आपने जो कहा कि जो मृत्यु संस्कार होता है, जैसे हम लोगों में इधर बस्तर में दफन होता है, जलाया नहीं जाता। और सारे संस्कार जितने भी होते हैं समाज के ही लोग करते हैं। हमारे में और कहीं दूसरे समाज की कोई एंट्री होती नहीं है। और दफनाए जाते हैं। और दूसरी बात जो है, हम लोगों के देवी देवता अलग से कोई होता नहीं। देवी देवता होते हैं जो हमारे जो एंसेस्टर या पुरखे जो मरते हैं और उनके जो दफन होता है, वही हमारी देवी देवता है। और कोई अलग से देवी देवता होता नहीं। तो हम वो देवताओं में शामिल करते हैं। तो इसीलिए उनका एक महत्व है, इसलिए बरियल करके उसका एक वो बनाए जाते हैं प्लेटफॉर्म, जो स्थायी रूप से रहता है, तो वर्षों तक रहता है। तो ये बहुत बड़ी खूबी है आदिवासी समाज की, कि अपनी पुरखों की चिन्ह को भी रखते हैं। पूजा होती रहती है, समय समय पे कई पूजा होती रहती है। और इसी कारण से वो उसके प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, और देवी देवताओं के रूप में समय समय पे उनकी पूजा होती है। समय समय पे उनकी पूजा होती है, बिल्कुल। सर, और देवगुड़ का, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, वहाँ से लगातार मुझे इशारे आ रहे हैं कि इंटरव्यू खत्म करूँ मैं। देवगुड़ के बारे में सर अगर आप हमें संक्षेप में कुछ बता पाएँ। देवगुड़ की जो प्रैक्टिस होती है, पेड़ को काट दिया जाता है और अपने लैंड राइट्स कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश कर दिए जाते हैं। मैं समझा नहीं। देवगुड़ की सर, देवगुड़ की एक जो कस्टम है, जो ट्राइबल कम्युनिटी में चलती है, देवगुड़ी की जो कस्टम है, उसके बारे में जरा आप बता पाए। काफी इंटरेस्टिंग है वो अपने। नहीं, देवगुड़ी तो जैसा मैंने कहा ना कि बरियल ग्राउंड के बारे में कह रहे हैं ना, तो यही तो मैं कहा कि हमारे अलग से जमीन एलोकेट होता है। समाज के परिवार जो संपन्न होता है, वो अपनी ही जमीन में, अधिकार की जमीन में बरी किया जाता है। कॉमन ग्रेव यार्ड में नहीं होता। ये अपना स्वाभिमान के साथ कहता है अपने बच्चों को, बेटा मुझे अपने ही ज़मीन में दफन करना, दूसरे ने बरियल ग्राउंड में नहीं करना। तो आखिरी तक देखिए, ज़मीन के बारे में अटैचमेंट मरने के बाद भी समाज के पास लोग जो है वो अपने आप में यूनिक है। और इसीलिए पेड़ के बारे में आपने कहा कि पेड़ के बारे में मैं कह सकता हूँ कि समाज में पूरी इकनॉमी फॉरेस्ट के ऊपर है, पूरी इकनॉमी। और केवल एग्रीकल्चर तो ये सप्लीमेंट्री है, जो ग्रेन या अनाज वो साल भर का बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। बाकी साल भर का खर्चा ये केवल फॉरेस्ट प्रोड्यूस से होता है, वनोपज से होता है। इसीलिए जंगल को बचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। और उनको अगर एक लकड़ी काटने की ज़रूरत है तो सरप्लस लकड़ी अलग से नहीं काटता, वो बचा के रखता है। तो ये एक खासियत है जंगल के बारे में भी, वो महत्व को जानता है। और आज तक के इस देश में जितने जंगल बचे हैं वो सब आदिवासी इलाके में, बाकी सब साफ हो गए। बिल्कुल, ये एक अहम बात इन्होंने कही अरविंद नेताम जी ने, कि जितने भी जंगल्स हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो सारे ट्राइबल एरियाज में बचे हुए हैं। और आदिवासियों की ही देन है कहीं ना कहीं। जो फॉरेस्ट कंजर्व करने में जो ट्राइबल कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन है, वो किसी और कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन नहीं है। और इसीलिए काफ़ी फॉरेस्ट ओरिएंटेड, नेचर ओरिएंटेड ये कम्युनिटी होती है। काफ़ी अलग अलग किस्म के इनके कस्टमरी लॉज होते हैं, और कस्टमरी लॉज के बेसिस पे ही सारा जो कम्युनिटी के जो लॉज हैं वो डिक्टेट होते हैं।
कहीं ना कहीं कांगले माझी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि कांगले माझी एक आदिवासी कम्युनिटी की ऐसी सेना होती है जो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए लगातार मूवमेंट्स करते हैं और प्रोपोगेट करने के लिए सारे ट्राइबल कम्युनिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, और अगर उनके कोई बीच के इश्यूज हैं जो ऊपर तक जाने चाहिए तो उनको रेगुलेट करने के लिए वो मूवमेंट्स भी करते हैं। और इनकी एक खाकी वर्दी होती है और ये फॉरेस्ट कम्युनिटी, ये किसान कम्युनिटी के ही ये लोग होते हैं। और इसका जो गठन हुआ था वो 1910 में हुआ था, उसके आसपास हुआ था, लेकिन 1951 से इनका कार्य बहुत जोरों शोरों से शुरू हुआ। तो ये रहा हमारा आज का विश्लेषण कि ट्राइबल दिवस क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमने सुना अरविंद नेताम जी की जुबानी कि कई ऐसे जो लॉज हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं जानकारी नहीं थी लोगों को, और इसलिए हमारा इस प्रोग्राम का आज का यही उद्देश्य था कि हम आपको ये बेसिक जो कल्चरल फैब्रिक के बारे में ज़रा बताएं। कल के लिए हम वापस आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे सुमिराजुपन को, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। तब तक के लिए जय जौहार।